हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी क्लास 9 में मराठी में थर्ड चैप्टर बेटा मी ऐकतो आहे इसे समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं व.पु. काळे। बेटा मी ऐकतो आहे इसका मीनिंग है बेटा मैं सुन रहा हूँ। हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। यह एक बच्चे की कहानी है, एक बच्चे की स्टोरी है जिसके फादर म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वह अपने लाइफ से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा म्यूज़िक पर प्यार करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं। पर उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो म्यूज़िक से दूर चले जाते हैं या उन्हें म्यूज़िक छोड़ना पड़ता है। इस कहानी में बताया गया है कि बेटा अपने पिता की खुशी के लिए म्यूज़िक सीखता है। तो यह एक इमोशनल स्टोरी है। यहाँ जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं इसके मीनिंग्स मैं एक्सप्लेनेशन करते वक्त बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तिसरी घंटा घणाणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। तीसरी मतलब थर्ड, घंटा मतलब बेल, घणाणली मतलब बज गई। तीसरी बेल, थर्ड बेल जो थी वो बजी। व बाहेरचा सम्मिश्र कोलाहल, बाहेरचा मतलब बाहर के, सम्मिश्र कोलाहल मतलब क्योस की वजह से जो आवाज़ हो रही थी वो बंद हुआ। तो तीसरी बेल बजी और बाहर जो क्योस की वजह से आवाज़ हो रही थी वो बंद हो गया। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या। उगीचच मतलब ऐसे ही, विदाउट रीज़न। इकडून तिकडे मतलब इधर से उधर, वळणाऱ्या मतलब घूमने वाले, माना मतलब नेक, स्टेजच्या दिशेने स्टेज की तरफ, स्टेज के डायरेक्शन में, दिशेने मतलब डायरेक्शन में, स्थिर झाल्या, स्थिर झाला मतलब रुक गए, मतलब जो लोग इधर उधर देख रहे थे वो अब स्टेज की तरफ देखने लगे। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली। अब मी मतलब यहाँ लेखक, लेखक बोल रहा है कि मैंने देखा कि अब लोकांचे लक्ष मतलब लोगों का ध्यान, लक्ष्य मतलब ध्यान, ध्यान आता आपल्याकडे आहे, अपनी तरफ है याची खात्री वाटताच, मतलब जब मैंने श्योर हुआ, खात्री मतलब श्योर होना, श्योर हुआ कि अब लोगों का ध्यान मेरी तरफ है, तब क्या किया, मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली। गंभीर मतलब सीरियस, आवाज़ मतलब साउंड, तो उसने बिल्कुल सीरियस साउंड में या सीरियस टोन में बोलना शुरू किया। किसने किया? तो लेखक ने किया। अब लेखक गंभीर आवाज़ में क्या बोल रहा है? सभ्य स्त्री पुरुष हो, मतलब लेडीज अँड जेंटलमन, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। वादन विद्यालय मतलब म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, जाहिर कार्यक्रम मतलब ओपन प्रोग्राम। तो वो बोलता है कि मेरा जो म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट है उसका यह फर्स्ट प्रोग्राम है। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। जो ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं उन्हें लेकर कह रहा है कि आपल्या चरणी, चरण का एक्चुअल मीनिंग होता है पैर, और सादर करना मतलब प्रेजेंट करना। पर यहाँ पैर के पास सादर करना ऐसे नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा आपके सामने जो मैं ये म्यूज़िक प्रेजेंट कर रहा हूँ, यह करते वक्त मला अतिशय आनंद वाटता है। ये म्यूज़िक प्रेजेंट करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। वो बोल रहा है कि आप सब शांत रहिए और शांत रहकर इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, आस्वाद घ्यावा मतलब एंजॉय करो। तो वो बोलता है कि आप सब शांत रहिए और इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। अशी आपल्याला नम्र विनंती करून, नम्र मतलब पोलाइट, विनंती मतलब रिक्वेस्ट, वो बोल रहा है कि मैं आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब शांत रहिए और इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब शांत रहिए
अब लेखक जो ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं उनसे नम्र विनंती मतलब पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब शांत रहिए और इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। और वह ऑडिटोरियम में बैठे हुए ऑडियंस को बता रहा है की मैं अब कार्यक्रम की सुरुवात करता हूँ। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल। वो बोलता है कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होगी, तो शिरीष भागवत ये उसके स्टूडेंट का नाम है और उसके फिडल वादन मतलब वायलिन बजाने से होगी। फिडल मतलब वायलिन। तो उस दिन के प्रोग्राम की शुरुआत वायलिन से होगी और वायलिन कौन बजाने वाला था, तो उसका एक स्टूडेंट शिरीष भागवत। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। अब वो बताता है कि ये विद्यार्थी ये स्टूडेंट मेरे विद्यालय में अभी सीखने आया है। कलेच्या प्रांतातील हा नौखा मुसाफिर आहे। कला मतलब आर्ट, यहाँ म्यूज़िक इस आर्ट के बारे में बताया गया है। प्रांतातील मतलब एरिया। नौखा मुसाफिर का एक्चुअल मीनिंग होता है नया ट्रैवलर, पर यहाँ होगा कि ये इनएक्सपीरियंस्ड है। नौखा मुसाफिर मतलब इनएक्सपीरियंस्ड या न्यू कमर है। तो वो बोलता है कि ये जो विद्यार्थी है शिरीष भागवत, यह इस म्यूज़िक के एरिया में बिल्कुल नया है, न्यू कमर है। नौखा मुसाफिर मतलब न्यू कमर है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे। अब वो बोलता है कि ये नया है, तो आप ये बात समझकर आप उसके होशियारी का कौतुक करावे मतलब तारीफ़ करना चाहिए। अब ये ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा है। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। अब उसने इतना बोला। अब ये जो यहाँ है कि बोलायला सुरुवात केली से लेकर ही विनंती, ये सभी सेंटेंसेस लेखक ने ऑडिटोरियम में क्या कहा इस क्वेश्चन का आंसर है। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। अब लेखक जो रीडर है उनसे कह रहा है कि मुझे शिरीष भागवत का डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था वो आगे बताया है। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता। अब वो बोलता है कि सच बोलो, खरे सांगायचे म्हणजे मतलब सच बोलूं तो मुझे शिरीष को यह प्रोग्राम नहीं देना था, कारण नुकताच शिकायला आलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती, म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो। अब लेखक कहता है कि मुझे तो इस लड़के को मतलब शिरीष को यह प्रोग्राम देना ही नहीं था, मतलब उसे उस प्रोग्राम में परफॉर्म करने नहीं देना था। क्यों नहीं देना था? क्योंकि वो कहता है कि वो अभी अभी सीखने आया था, नुकताच शिकायला आलेला। उसे लगता था कि ये तो अभी नया है। नुकता मतलब रिसेंटली ये वहाँ म्यूज़िक सीखने आया था। और लेखक को ऐसे लगता था कि शिरीष जो है वो उसके विद्यालय का नाम खराब करेगा और इसीलिए उसे उस प्रोग्राम में परफॉर्म करने नहीं देना था। मी शिरीषकडे पाहिले। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। अब लेखक कहता है कि मैंने शिरीष की तरफ देखा, मी शिरीषकडे पाहिले। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा, उसके चेहरे पर क्या था? धीटपना। धीट मतलब निडरता। उसके चेहरे पे निडरता थी, डर बिल्कुल नहीं था और आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। उसके चेहरे पे कॉन्फिडन्स और निडरता दिख रही थी। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। अवसान मतलब ताकत, गट्स, करेज। वो बोलता है कि उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस तो दिख रहा था, पर उसका ये कॉन्फिडेंस या उसका करेज ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाला था, ये मैं समझ गया था। पडद्यावर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। लेखक कहता है कि पर्दा वर जाऊन, ऑडिटोरियम में स्टेज और ऑडियंस के बीच में जो पर्दा होता है उस पर्दे के बारे में लिखा है। पर्दा ऊपर जाने के बाद बाहरचा श्रोतृवृंद मतलब ऑडियंस, जो ऑडिटोरियम में ऑडियंस बैठी हुई थी उस ऑडियंस को श्रोतृवृंद बोलते हैं। तो वो बोलता है कि जैसे पर्दा ऊपर जाएगा और ऑडियंस
सामने दिखेगी वैसे ही इसका धीर सुटेल। धीर सुटेल मतलब उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और इसकी उसे खात्री थी, वो श्योर था कि जैसे ही पर्दा ऊपर जाएगा और ऑडियंस सामने दिखेगी वैसे ही शिरीष का कॉन्फिडन्स कम होगा या ख़त्म होगा. शिरीषने खूण करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. शिरीषने लेखक की तरफ इशारा किया. खूण मतलब इशारा किया पर्दा ऊपर करने के लिए. और जैसे ही शिरीष ने इशारा किया वैसे ही लेखक ने पर्दे वाले की तरफ इशारा किया और पर्दे वाले से कहा कि आप पर्दा ऊपर कर दो. इशारे में कहा तो पर्दा झरझर वर केला, तो पर्दा ऊपर किया गया. फुटलाईनचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले. जैसे ही पर्दा ऊपर गया वैसे आगे की जो लाइट थी, झगझगीत प्रकाश, झगझगीत मतलब बिल्कुल ब्राइट, प्रकाश मतलब लाइट, बिल्कुल ब्राइट लाइट शिरीष की आँख पे आई और शिरीष ने अपनी आंखें बंद की. डोळे मिटून घेतले मतलब आंखें बंद कर दी. त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध श्रोत्रवृंद दिसला. बहुत ब्राइट लाइट शिरीष के आँख पे आई थी तो उसने आँख बंद कर लिए. पर कुछ टाइम के बाद उसे उस लाइट की आदत हुई, वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और जब उसने आगे देखा तो उसने ऑडियन्स को देखा आणि त्या क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. त्याच क्षणी मतलब ॲट दॅट मोमेंट मनाची झालेली चलबिचल, मनात चलबिचल होने मतलब रेस्टलेस होना. तो जैसे उसने ऑडियंस को देखा उस मोमेंट पे वह रेस्टलेस हो गया. तो गडबडून गेला हे मी ओळखले. अब लेखक कहता है कि वो कंफ्यूज हुआ था. गड़बड़ून गेला मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था और लेखक ने यह बात देखी. लेखक ने समझा कि वह कंफ्यूज हुआ है. त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते. सावरून धरणे मतलब सपोर्ट करना. अब लेखक उसका टीचर था, म्यूज़िक टीचर था. एज अ टीचर उसकी ड्यूटी थी कि वो शिरीष को सपोर्ट करे. मी तंबोरेवाल्यांना व तबलेवाल्यांना खूण दिली. तो तंबोरेवाला मतलब जो तंबोरा बजाते हैं. तंबोरा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तबलेवाला जो तबला बजाता है. तो लेखक ने तंबोरेवाला और तबलेवाला को खूण केली मतलब एक इशारा दिया. तंबोऱ्याचा धीरगंभीर आवाज़ घूमू लागला. अब जैसे तंबोरा बजाना, तंबोरा मतलब तानपुरा, जैसे ही तानपुरा बजना शुरू हुआ वैसे ही तानपुरी की आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में घूमने लगी. शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला. शिरीष ने आंख बंद किए, किसी को याद किया और फिर से उसके चेहरे पे वही आत्मविश्वास, वही कॉन्फिडेंस आया जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसके चेहरे पर था. वह हल्केच त्याने षडज लावला. षडज मतलब म्यूज़िक के 7 सुरों में से पहला सूर, उसे षडज कहते हैं. एक 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले. शिरीष की उम्र कितनी थी तो 10 से 12 साल थी. और जैसे ही 10-12 साल के शिरीष ने बजाना शुरू किया वैसे ही ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई. ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे वो बिल्कुल शांत हो गए, चुपचाप बैठ गए. धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली. भूप हिंदुस्तानी क्लासिकल राग का नाम है. तो उसने वो राग बजाना शुरू कर दिया. तेज सूर, मात्रेचा ही फरक नाही. अब सुर उसने बहुत परफेक्ट लगाए थे, बिल्कुल कहीं भी मिस्टेक नहीं थी. तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. शिरीष बिल्कुल शांति से वायलिन बजा रहा था. तो लेखक कहता है कि मुझे आज तक कभी भी नहीं लगा था इतना ज़ोर का धक्का लगा. धक्का बसला मतलब मैं शॉक्ड हो गया. कानांवर विश्वास बसेना, नज़रेवर ही बसेना. लेखक कहता है कि मेरे अपने कान और आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा इतना अच्छे से बजा रहा है. पंचेंद्रिये दगा तर देत नाहीत ना अशी शंका मला चाटून गेली.
पंचेंद्रिय मतलब फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस में आइज़, नोज़, ईयर, टंग और स्किन यह आते हैं। तो ये जो फाइव सेंसेस है उसे लगा कि ये मुझे दगा दे रहे हैं। दगा दे रहे हैं मतलब धोखा दे रहे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उसके फाइव सेंसेस उसे दगा दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं? क्योंकि शिरीष इतना अच्छा बजा रहा था कि उसका अपने फाइव सेन्सेस पे भरोसा नहीं हो रहा था। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणी असता तरी त्याच्या मनात ही तशी शंका आली असती। अब लेखक बोलता है कि अगर मेरी जगह तुम लोग होते, माझ्या जागी मतलब मेरी जगह अगर तुम में से कोई भी होता या और भी कोई होता, आणखी कोणी मतलब और भी कोई होता, तो उसके भी मन में ऐसी ही शंका, ऐसा ही डाउट आता कि शायद मेरे आँख, नाक, कान ये सब मुझे दगा दे रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा इतना अच्छा बजा सकता है, इस बात पे किसी का भी भरोसा नहीं बैठता। तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। अब वो बोल रहे हैं कि तुम ही बताओ कि शिरीष सिर्फ 6 महीने पहले, 6 महिन्यापूर्वी 6 महीने पहले मेरे विद्यालय में आया था। धीटपणे त्याने विचारले। आपणच का पी जनार्दन? अब जब शिरीष 6 महीने पहले लेखक के इंस्टीट्यूट में आया था तो उसने लेखक से पूछा, आपणच का पी जनार्दन? कि वो पूछता है कि क्या आप ही पी जनार्दन हैं? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला। सुहास्य मुद्रा मतलब स्माइलिंग फेस, सुहास्य मतलब स्माइल और मुद्रा मतलब फेस। तो लेखक ने स्माइलिंग फेस से कहा, हाँ होय मैं ही हूँ। तो उसके बाद शिरीष बोला, तो म्हणाला मतलब शिरीष बोला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मला गाण्याची फार आवड आहे। शिरीष ने लेखक से क्या कहा कि मैं शिरीष भागवत हूँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मुझे तो घर पे श्री ही बोलते हैं और मुझे गाण्याची फार आवड आहे। गाना मतलब सिंगिंग। तुला गाण्याची आवड आहे तर? अब लेखक कहता है हाँ, तो फिर तुझे पसंद है गाना तो? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। अब शिरीष कहता है कि माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे डैडी को मी शिकलेले फार आवडेल, मतलब मैं म्यूज़िक सीखूंगा तो मेरे डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मुझसे भी ज़्यादा पसंद आएगा। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले। अब लेखक बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि ये कैसा अजीब चमत्कारिक, ये कैसे अजीब जवाब दे रहा है। वो थोड़ा सा राग ही हो लगला। अब लेखक को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। ये कैसा जवाब दे रहा है कि मैं अगर म्यूज़िक सीखूंगा तो मेरे डैडी को मुझसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन। अब वो थोड़ी देर रुका शिरीष और फिर बोला कि मैं आपके पास सीखने आऊँगा, पण माझी एक अट आहे। अट मतलब कंडिशन। मी शिकायला आलो की रोज़ माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील। वो बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है। शिरीष की क्या कंडीशन थी कि मैं जब सीखने आऊँगा तो डेली, रोज़ मतलब डेली मेरे साथ कौन आएंगे? मेरे डैडी भी आएंगे। वह शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। शिकवणी मतलब ट्यूशन, यहाँ म्यूज़िक का ट्यूशन। जब म्यूज़िक का ट्यूशन शुरू होगा तो क्लास में ही डैडी बैठेंगे। आता मात्र मला राग आला। अब शिरीष की बात सुन के लेखक को गुस्सा आया, राग आला, गुस्सा आया। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो। अब लेखक ने हंसते हुए उससे कहा, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागल। अब लेखक शिरीष से कहता है कि हाँ मुझे कबूल है, एकदम मान्य मतलब मुझे कबूल है कि तेरे डैडी भी म्यूज़िक क्लास में आकर बैठेंगे, पर तुझे उसके लिए महीना 50 रुपये मतलब महीने का 50 रुपये फ़ी देना पड़ेगी। फ़ी शिरीष की भी होगी और उसके डैडी की भी होगी। अब शिरीष ने कहा कि हाँ मुझे कबूल है, मैं कल से आता हूँ, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का। अब शिरीष फिर से एक बार लेखक को याद दिला रहा है कि हाँ मेरे साथ मेरे डैडी भी आएंगे। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। शिरीष ने कहा कि हाँ मैं कल से आता हूँ पर मेरे डैडी भी मेरे साथ आएंगे। और लेखक का जो आश्चर्यचकित चेहरा हुआ था, लेखक जो सरप्राइज हुआ था, उसके चेहरे तरफ नहीं देखते हुए शिरीष चटकन निगुन गेला, झट से निकल गया।
दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. दूसरे दिन वो बिल्कुल टाइम पे आया. अगदी वेळेपर मतलब बिल्कुल टाइम पर आया. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. शिरीष के साथ एक वयस्कर मतलब एजेड और भारदस्त गृहस्थ मतलब पर्सन, भारदस्त मतलब जो ज़्यादा हेल्दी हो. तो शिरीष के साथ एक एजेड और बॉडी से स्ट्रॉन्ग होने वाला एक आदमी आया. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. शिरीष ने इंट्रोडक्शन कराया. लेखक से कहा कि ये मेरे डैडी हैं, और नाना कहा मतलब वो अपने डैडी को नाना कहता था. आमचे नमस्कार झाले. आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. एक अक्षर न बोलता मतलब एक भी बात नहीं कही उन्होंने, और नाना खुर्ची पर बैठ गए. मी पण न बोलता वायलिन काढले. अब लेखक ने भी कुछ भी नहीं बोला और वायलिन निकाला. वह शिरीषच्या हातात दिले. शिरीष के हाथ में उन्होंने वायलिन दे दिया. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्यांच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. शिरीष ने अपने साथ वही मतलब नोटबुक, अपने साथ नोटबुक बराबर से लेकर आया था, और नोटबुक बराबर से लाया है ये देखकर लेखक का त्यांच्याबद्दलचा मतलब शिरीष और उसके डैडी के बारे में लेखक ने जो अपना ओपिनियन बनाया था, ग्रह मतलब ओपिनियन, वो अच्छा हो गया. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती, पहिल्या दिवशी मतलब फर्स्ट डे, प्राथमिक माहिती मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, व पहिला धडा मतलब फर्स्ट लेसन दिल्यावर मी हातात वायलिन घेतले. फर्स्ट डे पे लेखक ने वायलिन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी और फर्स्ट लेसन दिया. अब लेखक ने हाथ में वायलिन लिया. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. लेखक के पास जो भी स्टूडेंट आता था उसे फर्स्ट डे, पहला दिवशी मतलब फर्स्ट डे लेखक खुद ही बजा कर दिखाता था. क्यों बजा कर दिखाता था? तो त्यामागील हेतू एवढाच. हेतू मतलब एम, उसके पीछे क्या एम था या उद्देश क्या था की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकला तर इथपत वाजवू शकाल. लेखक फर्स्ट डे खुद क्यों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर दिखाता था? तो उसे बताना था कि अगर तुमने यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग ली तो इतना सीख सकोगे. इतना मतलब जितना लेखक को आता है उतना. तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट डे लेखक के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता था, लेखक उसे खुद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर दिखाता था. लेखक ने त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिट मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली. लेखक ने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट, पिलू ये राग है और इस राग में से एक ट्यून, गत मतलब ट्यून बजाकर दिखाई. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते. जीवाचे कान करून मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना. टू लिसन केयरफुली या लिसन कीनली. जब लेखक बजा रहा था तब शिरीष के डैडी मतलब नाना बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, और शिरीष कभी लेखक की तरफ देखता और कभी नाना की तरफ देखता. आड़ी पाड़ी ने मतलब ऑल्टरनेट, वो ऑल्टरनेटली लेखक की तरफ और नाना की तरफ देखता था. मैं वायलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले. अब लेखक ने वायलिन नीचे रखा और उन्होंने नाना की तरफ देखा. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. अब उनके चेहरे पे क्या दिख रहा था? तो बिल्कुल तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन और समाधान मतलब भी सेटिस्फैक्शन. तो उनके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन दिख रहा था. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. शिरीष ने उसके डैडी से कहा कि चलो अब हम चलते हैं, और दोनों उठ गए. मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत? अब लेखक ने खुद ही पूछा कि हाँ कैसा लगा, कसं काय वाटले मतलब आपको कैसा लगा, मतलब म्यूज़िक कैसा लगा? वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. वाह उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड. त्याबद्दल प्रश्नच नाही मतलब उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है. मतलब म्यूज़िक इतना अच्छा था कि उसके बारे में कोई डाउट नहीं है या कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है. शिरीष ने मध्ये उत्तर दिले. शिरीष ने जवाब दिया.
कि हाँ म्यूज़िक बहुत अच्छा था और ये पूछने की भी बात नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। आगाऊ स्वभाव मतलब इम्प्रूडेंट नेचर। तो लेखक को उसका जो नेचर था, लेखक को ऐसे लगा कि इसका नेचर इम्प्रूडेंट है या ज़्यादा प्राउड या एटीट्यूड कह सकते हैं कि उसके एटीट्यूड का उससे लेखक को गुस्सा आया। आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला। भोचकपणे मतलब ओवर स्मार्ट बनकर। शिरीष ने ओवर स्मार्ट बनकर लेखक से पूछा कि आपण कुठं असता कामाला, कि आप काम के लिए कहाँ होते हैं। मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। अब लेखक को ऐसे लगा कि मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल मतलब बीच बीच में जो बोल रहा है, मतलब शिरीष जो बीच बीच में बात कर रहा है उसके लिए नाना उसे दम भरतील मतलब गुस्सा करतील। बीच बीच में मतलब लेखक शिरीष के डैडी से, नाना से क्वेश्चन पूछ रहे थे और जवाब शिरीष दे रहा था। तो लेखक को ऐसे लगा कि शिरीष बड़ों के बीच में जो बोल रहा है उसके लिए नाना उससे गुस्सा करेंगे, दम भरतील गुस्सा करेंगे। पण त्या उलट मतलब इसके उलट, इसके ऑपोजिट क्या हुआ कि ते कौतुकाच्या नजरेनंच त्याच्याकडे पाहत होते। कौतुक मतलब क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी से ही शिरीष की तरफ देख रहे थे। नियमितपणे रोज पिता पुत्रांची जोडी येऊ लागली। रेग्युलरली पिता पुत्र मतलब बाप बेटे दोनों आने लगे। शिरीषची प्रगति पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। प्रगति मतलब डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, उसका म्यूज़िक में जो इम्प्रूवमेंट था वो देखकर लेखक भी आश्चर्यचकित हो रहा था। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता। शिरीष का हात म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट बजाने के लिए बिल्कुल हलका था आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती। आकलन शक्ति मतलब ग्रास्पिंग पावर, ग्रास्पिंग कैपेसिटी। दांडगी मतलब स्ट्रॉन्ग थी। तो लेखक कहता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स में शिरीष की ग्रास्पिंग पावर या ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षर ही न बोलता शांत बसून राहत। नाना डेली उसके साथ आते थे और एक अक्षर भी नहीं बोलते थे, एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, एक लेटर भी नहीं बोलते थे और शांत बैठते थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। अब लेखक भी उनके साथ बात नहीं करता था। हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले। शिरीष सीखने आ रहा था, इस बात को अब 3 महीने हो गए थे। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला। लेखक कहता है कि और 3 महीने से, आणखी 3 महीन्यांनी मतलब और 3 महीने से होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या, उसके विद्यालय का एक प्रोग्राम 3 महीने के बाद होने वाला था। वो प्रोग्राम प्रथम कार्यक्रम मतलब उसके विद्यालय का फर्स्ट प्रोग्राम था और उस कार्यक्रम में शिरीष को लेने का लेखक का प्लान था या उसने ऐसे सोचा था। असा मी निश्चय करून टाकला मतलब उसने डिसाइड किया था कि 3 महीने के बाद उसके विद्यालय का जो फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला था उसमें वो शिरीष को कोई पार्ट देगा या पार्टिसिपेंट बनाएगा। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो और लेखक ने शिरीष से कहा, शिरीष असीच प्रगति कायम राहू दे। शिरीष से कहा कि हाँ तो ऐसा ही प्रगति, ऐसा ही इम्प्रूवमेंट हमेशा रहने दे। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। लेखक ने शिरीष से कहा कि मैं अपने विद्यालय के कार्यक्रम में, प्रोग्राम में तेरा एक कार्यक्रम रखने वाला हूँ, तेरा एक छोटा प्रोग्राम रखने वाला हूँ और तो अपने डेवलपमेंट ऐसी ही होने दे। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती। लेखक को लगा कि जब मैं शिरीष को बताऊंगा कि तू पार्टिसिपेट करने वाला है, तू प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाला है, तो उसे बहुत आनंद, अत्यानंद मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो लेखक कहता है कि जब मैं उसे बताऊंगा तब उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ऐसा मुझे लगता था। पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाही। पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही थी। भावना, इमोशन्स। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला। शिरीष के चेहरे पे खुशी तो थी ही नहीं, पर उसका चेहरा काहीसा उतरला मतलब उदास हो गया। उसके चेहरे पे तो उदासी ही दिख रही थी। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? लेखक ने पूछा कि तुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? गंभीर आवाज़ात, सीरियस आवाज़ में
ठाशीव स्वरूपाचे, ठाशीव मतलब बिल्कुल फर्म उत्तर आले। लेखक कहता है कि जब मैंने उसे पूछा कि तुझे परफॉर्म करने वाला यह सुनकर खुशी नहीं हुई क्या, तो शिरीष कहता है बिल्कुल सीरियस टोन में और बिल्कुल फर्मली उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? माझ्यापेक्षा नानांना जास्त आनंद होईल। वो कहता है कि अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो मेरे से ज़्यादा तो मेरे नाना को ज़्यादा खुशी होगी। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। पिता पुत्र दोनों चले गए, बाप बेटा दोनों चले गए और हर बार प्रत्येक वेळी हर बार शिरीषच्या तरेवाईक मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज ऑड जवाब की वजह से लेखक हर बार आश्चर्यचकित होता था, बिल्कुल सरप्राइज होता था। प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो? अब लेखक के दिल में क्वेश्चन आ रहा है कि हर बार जब भी मैं कुछ बात करता हूँ तो शिरीष अपने नाना का ही नाम क्यों लेता है? वह नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात। अब लेखक को भी अजीब लग रहा है कि नाना रोज उसके साथ कैसे आते हैं, याचे रहस्य काय असावे? या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। अब लेखक को एक क्वेश्चन सता रहा था कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो शिरीष नाना का नाम लेता है और नाना उसके साथ डेली आते हैं, तो इसका रहस्य मतलब ये सस्पेंस क्या है, इसका क्या जवाब होगा? याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे। शंका मतलब डाउट। वो बोलता है कि इसके अलावा और एक डाउट मेरे मन में बहुत ज़्यादा आता था। ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावाही। कि क्या शंका आती थी, क्या डाउट लेखक के मन में आता था कि जब भी नाना जवळ असताना, नाना जब भी उसके साथ बैठते हैं तो शिरीष मोकळ्या मनाने, तो शिरीष खुल के वायलिन वाजवत नसावा, तो वायलिन नहीं बजाता होगा। दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं। अब दूसरे दिन तो शिरीष आया ही नहीं। त्याचा हा पहिला खाड़ा मतलब छुट्टी, पहले छुट्टी थी, पहला लीव था। नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले। शिरीष नहीं आया तो लेखक खुद ही सोच रहा है कि हाँ शायद नहीं जमा होगा उससे आने। पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही। पर दूसरे दिन भी शिरीष नहीं आया। चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले। अब चौथा दिन भी गया, पांचवा गया, ऐसे ही 15 दिन निकल गए, पर शिरीष क्लास में नहीं आया। शिरीष का पत्ता नव्हता, मतलब शिरीष कहाँ था ये भी पता नहीं था। पत्ता नव्हता मतलब कहाँ था ये पता नहीं था। 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला। 16th डे पे एक आदमी आया, एक मनुष्य, एक आदमी, निरोप मतलब एक मैसेज और फीचे पैसे मतलब फीस के पैसे लेकर आया। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही। उसने मैसेज क्या लाया था कि नाना आजारी मतलब बीमार है और इसकी वजह से शिरीष येऊ शकणार नाही, मतलब वो नहीं आ सकता है, ऐसे तो म्हणाला। जो शिरीष का मैसेज लेकर आया था और फीस लेकर आया था उसने बताया कि नाना तो बीमार है, तो शिरीष इसकी वजह से नहीं आ सकता है। थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हटलो, त्रागा मतलब गुस्सा, राग। लेखक थोडासा गुस्सा हुआ और बोला, नानांशी त्याचं काय करायचं आहे? अब बोलता कि नाना के पास उसका क्या है? इकडे कार्यक्रम जवळ येता है। वो बोलता है कि यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है और उसमें शिरीष को परफॉर्म करना है, तो अब वो नज़दीक आ रहा है, त्याचे काय मतलब उसमें क्या होगा? शिरीष आला नाही। फिर भी शिरीष आया ही नहीं। त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। लेखक ने काफ़ी दिनों तक शिरीष का वेट किया और उसके बाद उन्होंने उसका जो प्रोग्राम था, वो जो परफॉर्म करने वाला था, उसे कैंसिल कर दिया। त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले। अब लेखक ने सोचा कि मैं शिरीष का नाम नहीं निकालूंगा और उन्होंने रिमेनिंग कुछ स्टूडेंट्स को प्रोग्राम के लिए तैयार किया। समारंभाचा दिवस उगवला। जिस दिन प्रोग्राम था वो दिन निकला, समारंभ मतलब प्रोग्राम। आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मैं उगाचच बेचैन झालो। जिस दिन प्रोग्राम था वो दिन निकला और लेखक सकाळपासून सुबह से शिरीष की याद में बेचैन झालो होतो। उगाचच मतलब बिना वजह के बेचैन हो गया था, रेस्टलेस हो गया था। सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा। अब सुबह के जो भी काम होते हैं वो आटोपून मतलब वो ख़त्म करके स्वस्थ बसतो मतलब मैं ज़रा थोड़ा शांति से बैठा हुआ था, तब तक देखा कि दारात शिरीष उभा। दरवाजे में, दारात मतलब दरवाजे में शिरीष खड़ा था।
मी ताड़कन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो। अब लेखक एकदम से झट से उठा, ताड़कन सडनली झट से उठा और शिरीष के पास चला गया। अरे तुझा पत्ता तरी काय? अब वो पूछता है कि पत्ता काय मतलब तू कहाँ था आणि आज एकटाच कसा काय? वो पूछता है कि तू आज अकेला कैसे था? नाना कसे नाहीत बरोबर? अब लेखक पूछ रहा है कि नाना कैसे नहीं है तेरे साथ? इकडची दुनिया तिकडे होईल ना? वो बोलता है कि नाना नहीं है तो इधर की दुनिया उधर हो जाएगी ना? इकडची दुनिया तिकडे झालीच आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन। माझे नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर। शिरीष कहता है कि हाँ सही में इधर की दुनिया उधर हो गई है और इसके आगे मैं एकटाच मतलब मैं अकेला ही आऊँगा। क्यों अकेला आऊँगा? क्योंकि नाना कायम से गेले मतलब उनकी डेथ हुई है। बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, सांत्वना मतलब कंसोल करणं, दिलासा देणं। बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो। अब बहुत कंसोल करने के बाद में शिरीष ने पूछा कि आज अपने विद्यालय का कार्यक्रम है ना? तो लेखक ने खिन्नपणे मतलब उदास होकर कहा, हाँ। मग मला आज कार्यक्रम द्या। अब शिरीष कहता है कि हाँ मुझे परफॉर्म करने दो। नाही म्हणू नका सर। वो बोलता है कि सर आप नहीं बोलना नहीं, एवढीच इच्छा पूर्वा मतलब मेरी एक इच्छा है, एक विश है, आप उसे पूरी कर दो। पूर्वा मतलब पूरी कर दो। तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। जैसे ही शिरीष ने कहा कि नहीं मुझे परफॉर्म करने दो, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, ऐसा बोलते ही लेखक के अंदर का जो शिक्षक था, वो टीचर था, वो जाग गया। मी सौम्य आवाज़ात म्हणालो, बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ में लेखक ने कहा, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो। लेखक ने कहा कि मैं तुझ्या भावना मतलब तेरे इमोशंस में समझता हूँ, पर आज माझा नाइलाज है। नाइलाज है अब मतलब अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ। आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यार्थ्यांची इब्रत अवलंबून आहे। इब्रत मतलब प्रेस्टीज। वो बोलता है कि मैं आज मजबूर हूँ क्योंकि आज फर्स्ट प्रोग्राम पे ही अपने स्कूल का या अपने विद्यालय की जो प्रेस्टीज है वो डिपेंड है। मतलब फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। त्यातून तुझी 2 महीने गैरहजेरी लागलेली। वो बोलता है कि तूने 2 महीने से ॲब्सेंट है। गैरहजेरी मतलब ॲब्सेंट रहना। तू सांग मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ? वो बोलता है कि तू ही बता कि मैं तुझे प्रोग्राम कैसे दूँ? आक्तिक होऊन शिरीष म्हणाला। अब शिरीष थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोला, सर माझी एवढी विनंती मान्य करा। अब बोलता है कि मेरा एक ही रिक्वेस्ट इतना मानो, मला आज वाजवू दे। बोलता है कि आज मुझे बजाने दो, परफॉर्म करने दो, नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायलिनला। वो बोलता है कि मुझे आज परफॉर्म करने दो, उसके बाद पूरे लाइफ में, जन्मात मतलब पूरे लाइफ में मैं हाथ लावणार नहीं, मैं वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तू पुढे जन्मभर वाजव। लेखक कहता है कि तू पूरी लाइफ बजा, पण आज न वाजवू नको, पर आज मत बजा, तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नाही। वो बोलता है मनस्थिति मतलब मेंटल कंडीशन, आज तेरी मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके नाना की डेथ हुई थी। मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिति आपोआप सुधरेल। वो बोलता है कि अगर आपने मुझे परमिशन दी तो मेरी मेंटल कंडीशन भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। त्याचे शेवटी दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। लेखक कहता है कि वो पहले दुःखित मतलब उदास, दुख से भरा हुआ मन, उसका मन पहले ही दुख से भरा हुआ था और पुनः मतलब और फिर से आणखी कशाला दुखवावा और क्यों दुखाए, ये सोचकर लेखक ने उसे परमिशन दे दी। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले। लेखक ने सोचा कि पहला ही प्रोग्राम हम उसका ही रखेंगे। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाचू लागला। लेखक ने उसे परवानगी दिली और शिरीष ने बजाना स्टार्ट किया। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेला एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। शिरीष कैसे बजा रहा था? तो कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या वादकाप्रमाणे, मतलब कोई ऐसा वादक, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हमेशा प्रोग्राम करता है, ऐसे बजा रहा था। इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो। अब जिस तरह शिरीष बजा रहा था तो लेखक सोच रहा था कि ये इतना ज़्यादा कहाँ से सीखा। आणि त्यापेक्षाही मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायलेला, नया सीखनेवाला मुलगा, लड़का इतके उत्कृष्ट मतलब बेस्ट वाजवतो, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असतील।
लेखक को लग रहा था कि लोग जो सामने देख रहे हैं वो सोचेंगे कि नया सीखने आया हुआ लड़का इतना अच्छे से बजा रहा है, तो पुराने जो स्टुडंट्स हैं वो कितना अच्छा बजाएंगे। तेव्हा त्याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे, तो आप सोच रहे हैं कि शिरीष के बाद मैं किसे बिठाऊं बजाने के लिए। टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। बहुत ज़्यादा तालियां बज रही थी, तो लेखक का ध्यान उस तालियों की तरफ गया। शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके टेकवले। शिरीष अंदर आया और उसने लेखक के पैर पर अपना सिर रखा। मी त्याला उठवत विचारले। लेखक ने उसे उठाया और पूछा, शिरीष, हा काय प्रकार आहे? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास? कि लेखक पूछता है कि तू ये क्या बात है, तू मेरे पास नहीं आते हुए कहीं और सीख रहा था का? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर, काय ही भलतीच शंका, मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो। आप शिरीष की आंखों में पानी आया था। उसने वो अपने आंखों में से पानी पोंछ रहा था। डोळे पुशीत मतलब आंखों का पानी पोंछते हुए शिरीष ने कहा कि काय ही भलतीच शंका, कि आपके दिमाग में ऐसे डाउट क्यों आ रहा है? ये कैसे डाउट आ रहे हैं? मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो, मैं तुम्हें सब डिटेल में बताता हूँ, सविस्तर डिटेल में बताता हूँ। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्रि नाना वारले। अब वो स्टोरी बता रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ था और क्यों वो नहीं आया था। तो शिरीष कहता है कि जिस दिन मैंने आपके पास फ़ी और चिट्ठी भेजी थी उसी रात नाना की डेथ हुई थी। मला धक्काच बसला। लेखक शॉक्ड हुआ। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, म्हणून मी वायलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले। शिरीष कह रहा है कि मैं जिनके लिए सीख रहा था वो ही चले गए, तो मैं किसके लिए सीखूं? इसके लिए मैंने वायलिन को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे सोचा। तुम्हाला कदाचित माहिल असेल किंवा नसेल ही। शिरीष कहते हैं शायद आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा। माझे नाना एक वेळी उत्कृष्ट गवई होते। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे, गवई मतलब सिंगर। शिरीष कहता है कि एक टाइम में मेरे नाना बहुत अच्छे सिंगर थे, पण त्यांचा एकदा कसलासा जबर अपघात झाला। जबर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, सीवियर, मेजर। अपघात मतलब एक्सीडेंट। तो उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। ठार मतलब बिल्कुल बहिरे, डेफ होना मतलब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, बिल्कुल डेफ हो गए थे। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे, उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। होठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समजत। होठ मतलब लिप्स, हलचाल मतलब मूवमेंट्स। लिप्स के मूवमेंट्स देखकर उन्हें कुछ कुछ वर्ड्स समझते थे, शब्द समझत वर्ड्स समझते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली, याचाच नानांना धक्का बसला। अंतरली मतलब दूर चली गई। तो बहिरेपणा मतलब डेफ होना। तो डेफ होने की वजह से जो भी गैरसोई हुई, इनकन्वीनियंस, गैरसोई मतलब इनकन्वीनियंस हुआ, उससे ज़्यादा उन्हें किस बात का दुख था या किस बात का धक्का लगा, शॉक लगा, तो वो म्युझिक से दूर हो गए। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले। लास्ट में नाना ने शिरीष को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए एनकरेज किया। कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते। कोई तो भी ऐसा म्यूज़िक के लिए, संगीत शास्त्र मतलब म्यूज़िक के लिए एफ़र्ट ले रहा है, ये देखने में उन्हें बहुत ज़्यादा सौख्य मतलब हैप्पीनेस मिलता था। वो किसी को जब म्यूज़िक सीखते हुए देखते थे तो उन्हें खुशी होती थी। म्हणूनच ते रोज़ माझ्याबरोबर इथे येत होते, इसीलिए वो डेली मेरे साथ यहाँ आते थे। पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते, पर उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता था। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा। अब उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, इसलिए शिरीष को हमेशा दुख होता था की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत। या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। शिरीष कहता है कि उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो इसलिए मुझे दुख होता था कि मेरी जो प्रगति है, डेवलपमेंट, मेरा जो कौशल्य स्किल है, वो नाना नहीं सुन सकते हैं। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले कि संगीत बंद। जिस दिन नाना की डेथ हुई उस दिन ही उसने ठहराया कि आप म्यूज़िक बंद करेंगे। पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि नाना जाने के बाद मैं म्यूज़िक बंद करूँगा,
पर दूसरे ही मोमेंट पे मेरे मन में आया कि नाना जब ज़िंदा थे तब तो मेरा म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे, पर अब वो मेरे बाजू में बैठकर सुन सकते हैं. या विचारासरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वायलिन वाजवायला सुरुवात केली. और ये सोचकर उसने वायलिन बजाना शुरू किया. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. वो बोलता है कि मैं आज सुबह तक कहीं भी बाहर नहीं गया था. 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास. 24 घंटे सिर्फ वो एक ही काम करता था. क्या करता था? मी सराव करू लागलो. सराव मतलब प्रॅक्टिस करता था. म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे ऐसे लगता था नाना ही तबला बजा रहे, तानपुरा भी वही बजा रहे हैं और सुर भी वही बता रहे हैं. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो होतो. वो बोलता है कि आज प्रोग्राम में इतने लोग आए थे तो देखकर मैं शुरू में मैं गड़बड़ गया था, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया था. पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति माझ्या समोर आली. वो बोलता है कि मैंने आँख बंद किए तो बिल्कुल नाना मेरे सामने आ गए. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. उसे ऐसा लगा कि नाना कह रहे हैं कि बेटा बजा, मैं सुन रहा हूँ. मला जोर चढला. माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते. वो कहता है कि मेरे आँखों के सामने प्रेक्षक, ऑडियंस नहीं थी, थिएटर नव्हते. मतलब थिएटर नहीं था, ऑडिटोरियम नहीं था, कोणी ही नव्हते. वो बोलता है कोई नहीं था मेरे सामने जब मैं बजा रहा था. होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. सिर्फ मैं, नाना और मेरे सूर थे. शिरीष गप्प बसला. शिरीष उसके बाद चुप हो गया आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर समझेंगे.